स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम लेते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। बुलेटिन का आगाज आज एक ऐसी खबर से हम कर रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। झारखंड के दुमका में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। झारखंड में दुमका की 17 साल की अंकिता सिंह की उसकी कॉलोनी के युवक शाहरुख हुसैन ने जान ले ली। घर में सोते समय खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे आग में झोंक दिया। रांची के रिम्स में 5 दिन तक इलाज चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मृत्यु के बाद दुमका में काफी आक्रोश है। अंकिता पिछले 2 साल से एक ऐसा दर्द झेल रही थी जिसे वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकती। इस तफसील का नाम शाहरुख हुसैन था। शाहरुख अंकिता को अक्सर परेशान किया करता था। 10 से 15 दिन से रोज अंकिता को धमकियां मिल रही थी। उसने जैसा कहा था एक दिन बाद वैसा कर भी दिखाया। अंकिता का स्कूल और ट्यूशन जाते समय शाहरुख पीछा किया करता था। शाहरुख अंकिता से दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। अंकिता ने जब उसकी बात मानी नहीं तो उसने जलाकर उसकी जान ले ली। यही नहीं, पुलिस कस्टडी में आरोपी हंसता हुआ दिखाई पड़ा। उसे अपने किए पर कोई पछतावा ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो उस दौरान भी वो हंसता हुआ दिखाई पड़ा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा है, गलत काम पर कोई अफसोस है। शाहरुख को पुलिस ने 23 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने सोमवार को पेट्रोल देने वाले उसके साथी छोटू खान को भी गिरफ्तार किया है। तो बेहद दुखद है और बेहद आक्रोशित करने वाली तस्वीर और खबर है। कुल मिलाकर एक मासूम जिंदगी खत्म हो गई। क्या सबक है इस घटना का, जरा इस बात को डिकोड कर लें। आरोपी शाहरुख की अंकिता के पिता पुलिस में शिकायत करने वाले थे, लेकिन शाहरुख के भाई के माफी मांगने पर शिकायत नहीं की गई और यह सबसे बड़ी गलती हुई। शाहरुख ने अंकिता को परेशान करना छोड़ा नहीं। इसके बाद भी पुलिस कस्टडी में शाहरुख का हंसना यह बताता है कि उसे किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं। अब उम्मीद ये करते हैं कि कानून सख्ती से अपना काम करेगा और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ताकि कम से कम ऐसे और दूसरे लोगों को इस बात की मिसाल मिल सके कि वो कानून से या लोगों की जिंदगी से ऐसे नहीं खेल सकते। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो आम जनता से, आपसे, हमसे सीधे जुड़ा है, वो है महंगाई। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली होगी और इसी मुद्दे पर रायपुर पहुंची कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला। महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि केंद्र मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मोदी सरकार के लिए महंगाई डायन अब डार्लिंग के समान हो गई। तो से भावनात्मक मुद्दों को तरजीह दिलाकर भटकाना मोदी सरकार का काम है। तो अब महंगाई जो यूपीए के समय डायन थी वो मोदी जी के लिए डार्लिंग हो गई है, इसीलिए महंगाई कहीं दिखती नहीं। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भी हमला बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों की तरह मोदी सरकार को भगाना है। जिस तरह अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाया, उसी तरह से केंद्र में इस बार मोदी की सरकार को भगाना है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र को घेर रही है। लगता है कि अगले साल होने वाले चुनावी वैतरणी में महंगाई मुद्दा प्रमुख तौर पर गूंजेगा। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से तगड़ा वार किया तो पलटवार करना या सफाई तो बनती है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। डार्लिंग और डायन शब्द मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है, परंतु हो सकता है कांग्रेस इससे ग्रसित हो, प्रभावित हो, तो कांग्रेस के लिए शब्द ठीक है। पर अगर महंगाई की चिंता है इनको,
तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कहें कि पेट्रोल और डीजल में वेट कम कर दीजिए ना। चलिए, तो इस पर अपनी सफाई में भारतीय जनता पार्टी ने शब्दों को लिया और शब्दों की मर्यादा पर कुछ ज्ञान भी दिया, लेकिन इतना भी भारतीय जनता पार्टी को याद होना चाहिए कि उनके अभी अभी जो अध्यक्ष बदले गए हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के, उन्होंने गाड़ देने की बात की है। उन्होंने जमीन में गाड़ने वाला ये बयान सबके सामने अधिकारियों के लिए कहा है। अब उनका गुस्सा, उनके शब्द जायज, और दूसरी तरफ वो शब्दों का ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है इस मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में महंगाई डायन से डार्लिंग बन गई है। कांग्रेस का यह आरोप कितना सही है, जरा इस बात को डिकोड करें। देश में इस वक्त खुदरा महंगाई दर 8 साल के अपने हाईएस्ट उच्च स्तर के ऊपर है। वहीं रिजर्व बैंक की नीतियों को प्रभावित करने वाला थोक महंगाई दर ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। देश में थोक महंगाई दर छलांग लगाकर 15% के पार पहुंच चुकी है। साल 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब थोक महंगाई दर 15% के पार निकली। इसके पहले साल 1998 दिसंबर के महीने में थोक महंगाई 15% के ऊपर रही थी। हालात यह है कि गरीबों की थाली, इसकी रौनक, जाने वाली दाल चावल जो इसकी रौनक कहलाते हैं, आम सी सब्जियां, इन सब के दाम आसमान पर हैं, यानी वो थालियों से दूर है। इसके साथ सरसों तेल, रिफाइंड तेल, इसके दाम का प्रतिदिन होने वाला, आए दिन होने वाला इजाफा रसोई घर की सूरत को बदल रहा है। महंगाई की मार सिर्फ तेल सब्जियों पर ही नहीं पड़ रही, चावल, दाल, नमक, इन सब के दाम बढ़ रहे हैं। 10 वर्ष पहले के मुकाबले चावल की कीमत 42% तक बढ़ चुकी है। इसी तरह तुअर दाल के दाम 48% तक उछाल इनमें देखा जा रहा है। इसके अलावा तेल की कीमतें जमकर बढ़ी। अब इन सब के बीच में बार बार ये तर्क दिया जाता है, एक पक्ष के द्वारा बार बार ये बात कही जाती है कि साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के हालात हैं, इसमें तो हमारे देश में बेहतर स्थिति है। लेकिन अपने ही पुराने आंकड़े, अपने पुराने बयान, इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो फिर मर्यादा का ज्ञान भी होता है। चलिए, मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर आते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विधायकों के पाला बदलने की खबरों को बल दिया है अपने एक बयान से। सुने आप। मध्य प्रदेश में एक बार फिर विधायकों के पाला बदलने को लेकर बयानबाजी तेज है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की संख्या और कम होगी। प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 25 से 50 के बीच सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के कई लोग हमारे संपर्क में हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, क्योंकि बीजेपी ने एक योग्य उम्मीदवार को उतारा था। वर्तमान में कांग्रेस के 79 विधायक बचे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी 19 कांग्रेस के विधायकों ने मैंडेट के खिलाफ वोट किया है। मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक 25-50 तक सिमट जाएगी। अनेक कांग्रेस के लोग लगातार हम लोगों के संपर्क में। इधर कांग्रेस ने पलटवार में कहा कि बीजेपी जिसे भी ले जाना चाहे उसे ले जाए। भूपेंद्र जी अपने मुख्यमंत्री की चिंता कर लें। अमित शाह जी के दौरे के बाद वो खुद जा रहे हैं उस पद से, जिन्हें ले जाना ले जाए ना। कांग्रेस के विधायकों की बीजेपी के साथ संपर्क की खबरों ने सूबे की सियासत में एक नई हलचल मचा दी है। तो अब सवाल ही उठता है कि क्या वाकई में कांग्रेस में फिर से कोई टूट है? कैबिनेट मिनिस्टर के बयान के मतलब क्या है, क्या मायने, जरा इस बात को डिकोड करें। भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ऐसे में उनके दावे को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। पहले के जो सरकार गिरने गिराने के दौर चले, वो उस समय भी एक्टिव थे। इस बयान से इतना पक्का है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और ऐसे में भूपेंद्र सिंह के दावे में सच्चाई लगती है। अब कांग्रेस के सामने अपने कुनबे को संभालने का एक बड़ी चुनौती है। एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस को तोड़ चुकी है, कमलनाथ की सरकार गिर चुकी है। ऐसे में कमलनाथ के बतौर पीसीसी चीफ अपने विधायकों को संभाल कर रखने की चुनौती है, जो पिछले दिनों उन्हीं के शब्दों में जाहिर भी हुई। अगले साल फिर चुनाव है। अगर कांग्रेस में वाकई टूट होती है, विधायक अगर फिर छिटकते हैं, तो इसका नुकसान चुनाव में कांग्रेस को झेलना तय है। कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह के बयान को कांग्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए और बीते दिनों फिर हम कहेंगे जो पीसीसी चीफ का बयान था वो ये दर्शाता है कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है, वो भी इस चिंता में और इसे दूर करने की तरफ लगे हुए। चलिए अब आते हैं एक और अहम मसले के ऊपर। शनिवार को अमित शाह रायपुर आए थे। शाह ने बीजेपी की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर दावा किया था।
आज उस दावे पर और चुटकी बजाकर नक्सलवाद खत्म करने की बात पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की एक प्रमुख समस्या है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद ही रही है। तकरीबन पूरा बस्तर इससे प्रभावित रहा। शनिवार को अमित शाह रायपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर लिखी किताब के सेमिनार में शिरकत की। अमित शाह ने सेमिनार के मंच पर भाषण देते हुए कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाए तो चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 140% की वृद्धि हुई है कि कुछ जिलों में अब सिमट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहाँ से भी चुटकी। अमित शाह के इस बयान पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल केंद्र राज्य में बीजेपी की सरकार थी, फिर चुटकी बजाकर नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? तो 5 साल तो आपको पूरा मौका मिला था केंद्र राज्य में, उस समय चुटकी आपने क्यों नहीं बजाई? यानी बयान पर बयान। सवाल असल ये है कि आखिर नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या के खात्मे के लिए दल मिलकर काम कब करेंगे? तो केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान कि चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो सकता है, आप सरकार तो बदलें, इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। यानी बयान के ऊपर एक और बयान सामने आ चुका है। इस बहाने आज नक्सलवाद की समस्या और इसके ऊपर जो सियासत है, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल के सशस्त्र आंदोलन का नाम ही नक्सलवाद है। यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसकों में से थे और मानते थे कि भारतीय मजदूरों किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। लेकिन वहां से लेकर जो अब तक ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, जिस अंदाज में ये पूरी चीजें जो शुरू हुई, ये आज बढ़ते बढ़ते हिंसा के और वसूली के एक प्रोफेशनल तरीके से मेल खाता हुआ एक गैंग के तौर पर भी सामने आया। इस बात को कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इसने काफी नुकसान कई प्रदेशों को पहुंचाया है और इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ऐसे कई राज्य हैं जहां इसका असर रहा है और ये एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आया। अब बात कांग्रेस पार्टी की, जिसको अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक जुबानी जंग का नया सिलसिला चल पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। जो पार्टी लोकतंत्र के बाहर बात करती है, उनके पार्टी के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो जाए और किसी भी पार्टी के अंदर में यदि आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो जाए, वो पार्टी की हालत ऐसा ही होनी है। बीजेपी के इस आरोप पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को अपना घर देखने की नसीहत दी है। उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हटाए गए, वो क्या वो आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से हुआ? अध्यक्ष हटा दिए, नेता प्रतिपक्ष हटा दिए, कोई किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किए गए, तो लोकतंत्र की दुहाई क्यों दे रहे हैं? वो पहले अपने पार्टी में देख ले। कुल मिलाकर देखना ये कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनता है। क्या राहुल गांधी फिर से पार्टी की कमान संभालेंगे या गांधी परिवार से इतर किसी दूसरे को मौका मिलेगा? तो लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी लोगों को इंतजार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेंगे। तो ये अध्यक्ष मिल जाएंगे, तारीखें आ चुकी हैं। ये क्यों अहम है, इस बात को भी जरा हम समझ लें। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होने के आरोप लग रहे हैं, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पिछले 2 दशक से गांधी परिवार का कब्जा है। 1998 में सीताराम केसरी के बाद से सोनिया गांधी 2017 तक अध्यक्ष रहीं। कोई भी गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं बैठा। यह बात उस समय तक मजबूत हो गई जब कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को छोड़ दिया। अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर एक धोखा दे रहा है। साथ ही कांग्रेस में G23 समूह हो या पुराने कांग्रेसी नेता, एक धड़ा हमेशा से राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाता है।
कपिल सिब्बल हों या जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह हो, बलराम जाखड़, लगभग सभी नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। उन लोगों का कहना है कि कांग्रेस अब परिवार की पार्टी बनकर रह गई। राहुल पर यह आरोप लगते रहे कि उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद से पुराने कांग्रेसियों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम में गैर राजनीतिक बैकग्राउंड वाले लोगों को तरजीह दी, प्राथमिकता दी। और इन सभी स्थितियों को देखते हुए पार्टी में सभी का विश्वास बहाल करने के लिए अध्यक्ष पद पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना पार्टी के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। तो अब इस तरीके के बयान या बयानों का ये जो नया क्रम है, ये क्या इस चुनाव के दरमियान और इसके बाद थमेगा, ये देखना होगा। चलिए अब बात एक ऐसे माननीय की करते हैं जिन्होंने चौक के ऊपर क्रेडा के अधिकारी को धमकी दे डाली। जब बयान वायरल हुआ तो इस पर अपनी सफाई भी दी। समझ में नहीं आता है तुम लोग को, गार्ड तुमको तुम्हारा सर कलम करते समझते क्या हो, उल्टा टांग दूंगा, मजाक समझ लो हटल को तुम लोग। सिर कलम करने की धमकी दे रहे इन शख्स को पहचाना आपने। ये हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। एक अधिकारी पर इन्हें इतना गुस्सा आया कि उसको सिर कलम कर जमीन में गाड़ देने की धमकी दे दी। वैसे शांत और सौम्य माने जाने वाले विष्णुदेव साय का ये बयान सोशल मीडिया पर चंद मिनटों में ही वायरल हो गया। समझ में नहीं आता है तुम लोग को, गार्ड तुमको तुम्हारा सर कलम करते समझते क्या हो, उल्टा टांग दूंगा, मजाक समझ लो हटल को तुम लोग। वायरल वीडियो पर बवाल मचने के बाद विष्णुदेव साय ने इस पर खेद जताया और सफाई दी। सारा घटनाक्रम से मैं बहुत व्यथित हुआ और मतलब सदैव शांत रहने वाला व्यक्ति भी मैं गुस्से में आके कुछ जो हमको नहीं बोलना चाहिए था वो भी हम बोल दिए। तो क्या पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के गुस्से का सैलाब अचानक उमड़ा या फिर पद से हट जाने के बाद अपनी पहचान कायम रखने के लिए ये एक सोची समझी रणनीति? मंशा चाहे जो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के संस्कारों पर सवाल उठा रही। पुरंदेश्वरी जी की भाषा आपने देखी, मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहते हैं? अजय चंद्राकर जी की भाषा पे आपने कभी गौर किया? विष्णुदेव साय जी क्या बोलते हैं? ये भाजपाई मानसिकता दूर से दिखाई देता है। पूरा मामला जशपुर के सरायटोला गांव का है, जहां अटल चौक पर हाई मास्क लाइट लगाने के लिए क्रीड़ा विभाग ने वहां से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को हटा दिया। इसकी खबर लगते ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौके पर पहुंचे और क्रीड़ा अधिकारियों पर जमकर भड़के। और चलिए अब जरा पाकिस्तान की बात कर लें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बाढ़ से बेहाल है, घुटनों पर आ चुका है। पाक सरकार वाघा सीमा के जरिए भारत से प्याज और टमाटर आयात करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से हाल बेहाल है। पाकिस्तान में लाहौर और पंजाब समेत कुछ प्रांतों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग खाने तक के लिए तरस रहे हैं। बाढ़ के कारण सब्जियों और फलों के दाम आसमान पर हैं। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात कर सकती है। पाकिस्तानी सरकार वाघा सीमा के जरिए भारत से प्याज और टमाटर आयात करने के विकल्प पर विचार कर रही है। पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए किलो और प्याज के दाम 400 रुपए किलो पर हैं। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि बाढ़ के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। आने वाले दिनों में प्याज टमाटर की कीमत 700 रुपए प्रति किलो के पार हो सकती है। इसी तरह आलू के दाम 40 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गए। चलिए, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हाल बाढ़ ने बेहाल कर रखे हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में अगर वो कुछ कड़े और बड़े कदम वक्त रहते नहीं उठाएगा तो शायद वो परिस्थितियां और भयंकर हो जाएं। श्रीलंका का उदाहरण सारे विश्व के सामने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे 8:55 पर मुलाकात होगी बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना और परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार।